अभी मैं जनरल इंट्रोडक्शन देती हूँ पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, ये पूरी हमारी पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये पूरी की पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल है अपनी। इस, ये देखो, इसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा है अपने। एटॉमिक अपन ने नहीं करा, मतलब साइंटिस्ट ने, जो साइंटिस्ट हैं जो भी साइंस वो करते हैं, तो उन लोगों ने इसको अरेंज कर रखा है एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग। जैसे अपना सबसे पहला आता है हाइड्रोजन। मैंने याद करने का तरीका भी बता दूंगी तुमको, इनको लर्न कैसे। सर ने लिखा है, बताया भी था ये। हे ली ना इसका कर रब से फरियाद, और इसका बेटा बेटा मांगे मांगे कार सरकारी बाप रो। बाप राजी। अच्छा, बाप राजी ऐसे लिखवाया था। हमने ऐसे याद करा था, देखो फर्स्ट हमने पहली जो लाइन है ना, इसको हमने ऐसे याद करा था, हे ली ना कर रब से फरियाद। हमारे टीचर ने हमको ऐसे सिखाया था। फिर ये वाला हमें सिखाया था, बेटा मांगे कार सरकारी बाप रोए। ये वाला ऐसे सिखाया, बेटा मांगे कार सरकारी बाप रोए। तुमने क्या बताया इसका, बताना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। स्कूटर बाप राजी, ओके। हमको ऐसे सिखाया था कि बेटा मांगे कार सरकारी बाप रोए, है ना, ये हमको ये सिखाया था। और यहाँ पे ये सिखाया था, बैंगन आलू आलू गाजर गाजर इन थैला। 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 हाँ, ये हमें ठेली बोला था, ठेला होता है ना, ठेला। हमें वो सिखाया था कि बैंगन आलू गाजर इन ठेला। ठीक है, ये ऐसे सिखाया था। फिर कहे शिव जी सुनो प्रभु। कहे शिव जी सुनो प्रभु, हाँ ठीक है। ये कैसे बताया, नेक्स्ट। नेपाल पाकिस्तान कान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। सब भिखारी, सब बिके। बिके। और हमको सिखाया था, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और नेक्स्ट। कोई क्रिकेट मैच बिके। ओल्ड हाँ, स्टाइल से, इसको ओल्ड स्टाइल से टिपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। हाँ, इसका मुझे याद नहीं है। ये वाला क्या सिखाया था, इसका इसका बताओ। फिर कल बाहर आई आंटी। बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, हाँ ये वाला। हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ओके, ठीक है। और ये इस लाइन का कैसे सिखाया, इसका ऐसे स्ट्रेट बताया होगा कुछ ना कुछ, इनका स्ट्रेट होता है। क्या बताया। साइंस 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 टीचर विनेता कुमारी मन फैकोनी कूजन। हाँ, हाँ, मतलब इस तरह के कुछ भी बना लो, अपने मन से भी बना सकते हो। ठीक है, जो इसका क्या बताया, इसका बताओ, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूदो। नेक्स्ट वाले का। नेक्स्ट वाले का नहीं लिखा हुई। हम्म हाँ, तो इस तरह से आप अपने अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर जो टीचर ने बता दिया तो वो भी कर लो। ठीक है, तो ये तो कुछ थे जो मतलब याद रह गए बहुत ज्यादा, ये वाले, ये दो स्टार्टिंग और ये। तो इस तरह से इसको पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करने का अपन खुद से भी बना सकते हैं, खुद से भी अपन बना सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो इसको इस तरह से पूरा याद किया जाता है। ठीक है ना। अब ये वाला कौन सा ब्लॉक बताया, एस ब्लॉक। ये वाला एस और ये वाला पी और ये इस बीच वाला मिडल में जो टी, डी हो जाएगा, और ये नीचे वाला एफ। एफ हो जाएगा, और ये और साइड ये वाला। नीचे के दो लाइन है, ये इसी के ऊपर वाले की पार्ट है ना। नीचे की दो लाइनें किस वाले की, इस वाले की। एल और ए सी। एल और ए सी कहाँ है। हम ये इसमें एस ब्लॉक के साइड में है ना ये। कहाँ पे। फ्रांसियम इसके साइड में, रेडियम के साइड में ये ये एक्टिनियम। यस मैम, इसी के पार्ट है। हाँ, ये एफ ब्लॉक है। देखो, ये अपना एस ब्लॉक है। ये जो दो ब्लॉक्स है ना, एक ये वाला,
ये दूसरे, ये दो तो अपने आते हैं एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ये दोनों आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। और ये अपना जो बीच का है ना, ये अपना होता है डी ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, बीच वाले को। और ये जो होता है ना, ये होता है पी ब्लॉक। और इसमें जो ये लास्ट में ये है ना, ये सारी वो है नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस में कलर भी कर रखा होगा, देखो ये कलर कर रखा है ना, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। ये नोबल गैसेस होती है। नोबल गैसेस इनको इसलिए बोला जाता है कि ये लोग मतलब ज्यादा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इनके जो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब पूरा एटम चैप्टर पढ़ेंगे ना अपन, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। एटम पढ़ेंगे तो एटम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके अंदर लास्ट शेल में कितने होते हैं, फर्स्ट शेल में कितने होते हैं। तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये लोग कहीं भटकते नहीं इधर उधर, ये लोग स्टेबल रहते हैं अपना, कि 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ना तो लेना है किसी से ना कुछ देना है किसी को। तो इसलिए इनको नोबल कहा जाता है। ये दिखा रखा है, तो ये सारी नोबल गैसेज है अपनी। मैम ये नीचे एफ ब्लॉक है, हाँ इसके इसको भी यहाँ पे बीच में नहीं सेटल कर सकते, पीरियोडिक टेबल को बनाया था तो। हाँ, इसमें क्या है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसलिए इनको यहाँ नीचे रखा है। क्या है, एक तो प्रॉपर्टीज कई चीजों के अकॉर्डिंग, पूरी पीरियोडिक टेबल को ना कई चीजों के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। अब ये सारी चीजें उसमें, जैसे बुक के अंदर चैप्टर आएगा ना, उसमें सारी चीजें लिखी। ये एल, ये है ना एल और ए सी, एल एल वाला एल ए, इसके पार्ट, इसका पार्ट तो ये फर्स्ट वाली लाइन है, और ये ए सी ये नीचे वाले इसका पार्ट है। एसी किसका पार्ट है? ये नीचे एफ ब्लॉक है ना, एफ ब्लॉक के नीचे वाले अच्छा, ये ये, यस, कोरियम और ये सब। ये पूरी रो। 89 कलर भी कर दे। कलर है ना, इनका कलर भी सेम है। हाँ, ये 89, ये 90, देखो 91, 92, 93, 94। हाँ, इसी के बाद सारे इसी के बाद से चले आ रहे हैं। तो ये इनको अरेंज करने का पूरा समझा रखा है उसी के अंदर, बुक के अंदर आएगा वो पूरा, कि किस लिए इनको ऐसे ऐसे अरेंज किया गया, इन एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में कैसे अरेंज किया। तो वो सारी चीजें हम बुक के अंदर पढ़ लेंगे। अभी हम यहाँ पे हमको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल को याद करनी है। सबसे पहले हमें इसको लर्न करना है पूरे के पूरे को। हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, एटॉमिक नंबर याद रखना है। एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर को ऐसे बना सकते हैं ना, एटॉमिक लर्न, लर्न की तरह सर ने ऐसे बोला था, ये लास्ट में है ना, ये हल, ये हीना नीना और करीना, ये वाली लास्ट, हाँ हाँ। पी ब्लॉक की लास्ट। इसके अंदर ये फर्स्ट का नंबर 2 है, फिर 10 18, इनके अंदर फर्स्ट में है ना, हम्म फर्स्ट और सेकंड में 8 का गैप है, फिर हम्म। सेकंड और थर्ड में भी 8 का, उसके बाद में 18 18, फिर 32, फिर 32 हिसाब से है ना, सर ने है ना बताया था, इससे है ना इनके जो एटॉमिक नंबर है ना, ये भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, वापस बताओ क्या कह रहे हो, वापस बताओ। सेकंड, ये फर्स्ट वाला तो सेकंड है, हम्म। इसके बाद में 10 है, इन दोनों के बीच में 8 का गैप है ना। फर्स्ट और सेकंड के बीच में यस मैम। 1 2, कैसे टू, 8 का गैप कैसे उतारो तुम? 2 है, 2 के बाद में 10 उसके नीचे, तो इनके बीच में 8, 8 और है ना इनके बीच में, जो ऐसे ये ये सारे सिंबल ध्यान में रखने हैं। हाइड्रोजन का ये है, हीलियम का ये सिंबल है, लिथियम का ये, बेरिलियम का ये है, बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियोन का, इन मेरे सब को का। हाँ बोलो। मेरे को एस एस और पी है, ये दोनों ब्लॉक्स याद है, सर ने बोला याद करके आना। ये एस और पी दोनों याद कर लिए पूरे के पूरे? यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये तो वैसे ही याद हो गया। एस ब्लॉक तो हे लीना कर रब से फरियाद। बी वाला, ये एस, एस में सेकंड ब्लॉक हो गया, बेटा मांगे कार सरकारी बाप रोए। हम, मेरे को तो ऐसे याद है। तो ये दोनों हो गए हमारे एस ब्लॉक। ये यहाँ से हमारा हो गया पी ब्लॉक, बैंगन आलू गाजर इन, और ये सब चीजें हो गई, ठीक है। और ये बीच वाला हो गया हमारा डी ब्लॉक, और ये नीचे नीचे वाला हो गया हमारा एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ठीक है, पी, एस और पी याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। पूरा मतलब पूरी टेबल याद होनी चाहिए, वैसे अगर नहीं भी तो 30 तक तो याद होनी चाहिए, कम से कम 30, एटलीस्ट 30 तक तो। हमें एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए, और इनके जो सिंबल्स हैं, कि हाइड्रोजन का सिंबल होता है एच,
हीलियम का सिंबल होता है He। ये सारे सिंबल्स हमको याद होने चाहिए। नियॉन का E, सल्फर का S। अब इसके अंदर क्या था, एक आयरन का क्या होता है, आयरन का बताओ। इसमें Fe, आयरन का Fe। Fe होता है। वहां पे दिख रहा है आयरन, ये रहा ये आयरन का, ये ठीक है, Fe होता है। ठीक है, आयरन का जैसे अलग है, आई से स्टार्ट होता है नाम, लेकिन सिंबल इसका Fe है। ज्यादा पोटेशियम का अलग है। सिल्वर का, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, हाँ हाँ राइट, लीड का इनका भी अलग है, लीड का Pb। पीबी, हाँ लेड, लेड बोलते हैं उसको, लेड का पीबी। ठीक है, तो इन सबके अलग अलग सिंबल है। सिल्वर का Ag होता है। सिल्वर के क्वेश्चन आते हैं, देखो गोल्ड का क्वेश्चन आता है। गोल्ड का कहाँ पे है, Au। गोल्ड का Au होता है अपना, ये रहा गोल्ड इसके नीचे ही। मरकरी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रहा Hg, मरकरी। मैं बता देती हूँ किस किस पे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। देखो ये जो मैंने बताया था ना, तुम सिल्वर पे पूछ लेंगे, गोल्ड पे भी पूछ लेते हैं, पोटेशियम पे आएगा, देख लेना के, है ना। पोटेशियम के, और सोडियम का ध्यान रखना, Na, सोडियम का Na Na। होता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ है जिनके अलग होते हैं। वैसे तो ज्यादातर के तो देखो नाम के हिसाब से, हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He, शुरू में H ही है ना तो He। लिथियम के शुरू में Li तो Li। बेरिलियम के शुरू में Be तो Be। ज्यादातर देखो बोरोन का शुरू का लेटर है, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N। सबका ज्यादातर का मोस्टली जो है उनका तो स्टार्टिंग का लेटर, नियोन का देखो Ne, स्टार्टिंग का एक लेटर ले लिया या दो लेटर ले लिया। सोडियम का अलग है, इसका ध्यान रखना है, Na होता है। पोटेशियम का K होता है। मैग्नीशियम का भी सेम है, M और G ले लिया, एक पहला M ले लिया, फिर ये थर्ड वाला लेटर ले लिया। ज्यादातर तो ऐसे हैं, तो ज्यादातर तो याद हो जाते हैं, बट कुछ कुछ जो नहीं है उनको ध्यान में रखना है। कुछ एलिमेंट्स के नेम तो ये कंट्री के हिसाब से भी ले रखे हैं, फ्रांसियम, इंडियम, हाँ, जर्मेनियम, कुछ कुछ जहाँ पे पाए गए ना उसके हिसाब से भी उनके नाम। अमेरिकन। हाँ सही कह रहे हो, जहाँ पे जैसे मिले तो उस जगह के हिसाब से भी नाम रख दिया। ये इस नीचे वाले के अंदर ऐसे लिखा प्लूटोनियम, तो प्लूटो से मिला है। हाँ प्लूटोनियम, हाँ यही है इनका सबका लिखा हुआ है कि कुछ तो जैसे कोई जगह से मिला है तो उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया। तो ऐसे भी है काफी, जिस जगह पे पाए गए उसके हिसाब से, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, इस तरह से इनका मतलब जो नॉमेनक्लेचर होता है, जो नॉमेनक्लेचर मतलब जो इनका नामीकरण किया गया था, उस चैप्टर में पूरा बता रखा है कि कैसे कैसे इनके नाम रखे गए, कि जिस प्लेस पे पाए गए उस प्लेस के अकॉर्डिंग रख दिए। ठीक है, इस तरीके से कई चीजों के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं ये नाम। तो अभी अपन को ये चीजें ध्यान में रखनी है, बाकी सारी चीजें हम चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे कि इनका नाम कैसे रखा गया, कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल है, नोबल गैस क्यों बोलते हैं, मेटल क्यों बोलते हैं, नॉन मेटल क्यों बोलते हैं, सारी चीजें चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो इस चैप्टर के अंदर हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of the matter। जो एंशियंट इंडियन थे, मतलब अपने जो प्राचीन जो इंडियन लोग थे, या जो ग्रीक के जो फिलोसफर थे, जैसे इंडियन है ऐसे ही ग्रीस के लोगों को ग्रीक बोल दिया जाता है, ग्रीक फिलोसफर्स थे, हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन और अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर वो चीज, वो जैसे अपन है, अपन किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो मैटर, मैटर अपना सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सब मैटर है। रुको यहाँ से थोड़ा इसका एग्जैक्ट दिखा देती हूँ मीनिंग। ये देखो, मैटर होता है हमारा, चलो ये पढ़ के बता देती हूँ, इनमें से वैसे कोई सा भी नहीं है। अ सब्जेक्ट और सिचुएशन दैट यू मस्ट थिंक अबाउट एंड गिव योर अटेंशन टू। कोई भी सब्जेक्ट या सिचुएशन, जैसे विचारनीय या ध्यान देने योग्य विशेष या प्रसंग, मामला, बात, समस्या, परेशानी, द रीजन समबडी हैज अ प्रॉब्लम इज नॉट गुड टू बी, महत्व की बात। इनमें से अपना को अपना तो कोई सा भी नहीं है, ये तो वो वाला मैटर है कि क्या, जो जो अर्थ के ऊपर है, जो भी सब्सटेंस है, वो सब मैटर से बने होते हैं। सब मैटर से बने हुए हैं, सब के सब।
जितने भी सब्सटेंस हम देखते हैं सबके सब क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं, सबके सब मैटर है, हर चीज मैटर है। ह्यूमन बॉडी और सेल से बनते हैं, तो सेल को मैटर बोलेंगे। अपन एक तरह से ह्यूमन बॉडी को भी मतलब ये भी मैटर में ही काउंट होती है, ये सब कुछ हम मैटर बोलते हैं। मैटर मीनिंग इन केमिस्ट्री, तो इसका मीनिंग ही दिखा देती हूँ मैं तुमको। फिजिकल सब्सटेंस इन जनरल एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम माइंड और स्पिरिट इन फिजिक्स दैट विच ऑक्युपाइज स्पेस। हाँ ये है इसका राइट, ये इसका वो है। मैटर क्या होता है, वो कोई भी चीज जो ऑक्युपाई करती है स्पेस, जो जगह को घेरती है, एंड पॉजेज रेस्ट मास, जिसमें कुछ ना कुछ मास हो और जो जगह को घेर रही हो, मतलब जिसमें वजन हो और जो जगह घेरती हो। तो अपन भी मैटर है, हर चीज मैटर है, सब कुछ मैटर है। जैसे अपन अपने अंदर मास है, वेट है एक तरह से अपने अंदर, ठीक है, मास है। मास और वेट में भी डिफरेंस होता है अभिमन्यु। वेट क्या होता है, वेट तो अपना ग्रेविटी के साथ मिलके, वेट इज इक्वल टू होता है mg। जैसे रुको, वेट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, mg होता है। तो वेट के अंदर मास और ये ग्रेविटी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। और जो मास होता है वो विदाउट ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं मास। जो बिना ग्रेविटी के है उसको हम बोलते हैं मास, और ग्रेविटी के जो साथ में है वो होता है हमारा वेट। ठीक है। तो जैसे अर्थ पे जो हमारा वेट होता है ना, अर्थ पे अपन वेट ही तो बोलते हैं कि मेरा वेट इतना है, मास थोड़ी कहते हैं अपन। मून पे अपन जाएंगे ना तो वहां पे अपन को मून के ऊपर, हाँ मास वहां मून पे, के ऊपर कम हो जाएगा। वहां पे कम हो जाएगा, वहां पे मून 1/4 इतना कुछ होता है अर्थ का। अर्थ का 1/4, जो अर्थ पे जितना आपका वेट है ना उसका, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है 1/4 कर लो। जैसे सपोज 60 है किसी का वेट, तो मून पे उसका हो जाएगा, इसको 4 से मतलब डिवाइड कर लो। जो आंसर आएगा ना वो उसका मून पे मास होगा, इतना मास है उसका मून पे। 4 1 जा 5 6 4 5 जा 20, तो 15 उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। 15 kg जो भी है, ये इसका मास हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब 1/4 होता है। तो इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, 1/4 ही होता है जहां तक मुझे याद है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। मास ऑफ अर्थ, मास ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगाता है मून अर्थ के बजाय। अर्थ, मास ऑन मून रिलेशन। 1/6। The moon's mass is this times that of Earth. The moon's gravity is 1/6 that of the Earth. मून की जो ग्रेविटी होती है अर्थ की ग्रेविटी से कम होती है। जैसे मून अर्थ पे जो ग्रेविटी होगी ना उसका 1/6 मून पे होती है ग्रेविटी। अगर सपोज अर्थ ग्रेविटी 10 ग्रेविटी लगा रही है, सपोज जो अर्थ है वो ग्रेविटी लगा रही है 10 नहीं 12 ले लेती हूँ चलो मैं। अर्थ जो है वो सपोज 12 अगर ग्रेविटी लगाती है, वैसे 9.8 माना जाता है अर्थ की ग्रेविटी को। ठीक है, सपोज 12 लगा रही है तो उसका 1/6 करते हैं। मतलब जो मून है वो कितना लगाएगा, 6 2 12। मून सिर्फ 2 ही लगाएगा, इतनी ग्रेविटी लगाएगा। अगर अर्थ 12 ग्रेविटी लगा रही है तो मून क्या है, 2 ही ग्रेविटी, मतलब 1/6 लगाता है। ये ध्यान रखना है कि मून्स ग्रेविटी इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। ये ग्रेविटी दे रखा है। और इसका मास का जो रिलेशन है ना वो अपने चैप्टर में ही है, ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर है, कि अर्थ पे जो मास है और जो मून पे जो मास है, जो अपना ग्रेविटेशनल चैप्टर आएगा ना इसमें आ जाएगा। तो वो अपन वहां पे देख लेंगे, यस मैम। जो भी होता है उसको वहां पे अपन कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, चैप्टर के अंदर। तो हम मैटर पढ़ रहे थे। सबसे पहले मैटर क्या होता है, मैटर कोई भी चीज जो जिसका कुछ ना कुछ मास होता हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जो जगह घेरता हो। ठीक है। फिजिकल सब्सटेंस इन जनरल, कोई भी फिजिकल सब्सटेंस फिजिकली जो है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम माइंड और स्पिरिट, वो आत्मा नहीं, जैसे माइंड हो गया, स्पिरिट जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसी चीजें नहीं, जो फिजिकल चीज है in physics that which occupies space and possesses rest mass, especially as distinct from energy।
तो कोई भी चीज मैटर क्या होती है, कोई भी चीज जो, ये मैटर की डेफिनेशन अपने आ भी जाती है, 6th 7th क्लास में आ जाती है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, किसी में भी जिसमें मास है और जो जगह घेरती है तो वो मैटर है। तो हर चीज जो भी हम देख रहे हैं, एनर्जी, एनर्जी भी में मैटर होगा। एनर्जी कैसे मैटर आ जाएगा, स्पेसिफिकली एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनर्जी, एनर्जी मैटर में कैसे आ जाएगा, एनर्जी क्या है, एक तरह से दिखती थोड़ी है अपन को एनर्जी, और ना ही वो स्पेस घेरती है, तो एनर्जी मैटर में नहीं आना चाहिए। Physics energy is a property of matter. It can be transferred between objects and converted in form. It cannot be created or destroyed. ये प्रॉपर्टी है मैटर की, ये मैटर नहीं है। इन फिजिक्स एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एनर्जी क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रांसफर होती है। जैसे अपनी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, कोई सी हाइड्रो, मतलब जो अपनी हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको अपन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं ना, तो पानी वाली एनर्जी को अपन ने विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ये ट्रांसफर्ड हो सकती है एंड कन्वर्टेड इन फॉर्म, और कन्वर्ट ट्रांसफर हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो एनर्जी के उसमें आता भी, एनर्जी की जो डेफिनेशन आएगी ना, तो उसमें लिखा आता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ट्रांसफर किया जाता है। तो एनर्जी बनाया भी प्रॉपर्टी नहीं। है। हाँ, नहीं बनाया भी नहीं जा सकता, और इसको मतलब डिस्ट्रॉय भी, ये ट्रांसफर की कहना कहते हैं अपन उसको। जैसे जो पानी की जो एनर्जी होगी ना, जैसे वाटर से अपन इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो जो वाटर की जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मतलब ट्रांसफर होगी। अब हम में तो भी एनर्जी है ना, वो भी तो अपने बन अंदर, रही है हाँ, फूड से। नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कहा जाता इसको कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही कहा जाता है हमेशा कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ये मतलब पहले से ही होती है। अपन एनर्जी फूड फूड से लेते हैं अपन एनर्जी, और जो हाँ, तो फूड फूड से होते हैं वो प्लांट ट्रांसफर हो से, रही है, फूड से और ट्रांसफर हो रही है अपने। प्लांट्स से, हाँ, हाँ, मतलब वो प्लांट क्रिएट प्लांट नहीं हो रही है, क्रिएट नहीं हो रही है, वो ट्रांसफर की जा रही है, देख लो हर जगह से वो ट्रांसफर हो रही है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सन से प्लांट में आई एनर्जी, प्लांट से अपने अंदर गई एनर्जी, इस तरह से मतलब वो ट्रांसफर हो रही है। तो यही कहा जाता है कि एनर्जी एक मैटर की एक प्रॉपर्टी है, जिसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब हम नहीं क्रिएट कर सकते, सीधी सी बात। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर और डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना तो इसे क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे सन से प्लांट में, प्लांट से ह्यूमन में, तो ये ऑब्जेक्ट्स के बीच में ट्रांसफर करना हो गया। या फिर कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हाइड्रोलिक एनर्जी को, जो पानी वाली जो एनर्जी होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बना ली। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एनर्जी को अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे मतलब उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटर हो गया हमारा। अब आगे मैटर, कोई भी चीज जो कि जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो हर चीज हमें मिला के, जानवर, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग और जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, सब कुछ मैटर है, एवरीथिंग इज मैटर, सब के सब मैटर है। अब हर मैटर है ना, वो किसी ना किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, उसको बोलते हैं एटम। जो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, जैसे अपनी कोई भी, ये सारा नीचे आएगा, चलो पढ़ते जाते हैं। Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen forms of matter. अब जो मैटर है, मैटर मैटर के अंदर भी तो कुछ होगा, मैटर भी तो किसी चीज से मिलके बना होगा। मैटर किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है, एटम से मिलके बना है मैटर। तो ये लोग जो साइंटिस्ट हैं, तो ये लोग क्या करते थे, जो फिलोसफर हैं, तो इन लोगों ने मतलब ये जानना चाहते थे अननोन, और अननोन मतलब जो जो किसी को पता नहीं है, अनसीन जो किसी ने देखा नहीं है, ऐसी फॉर्म को, मैटर की वो फॉर्म जो किसी को नहीं पता कि मैटर किससे मिलके बना है, मैटर भी तो किसी चीज से मिलके बना होगा ना। तो ये लोग जानना चाहते थे ये चीज। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसीडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया, कि मैटर
की डिविजिबिलिटी, कि मैटर भी किसी चीज से, मैटर को तोड़ो उसको पता चलेगा वो किस चीज से, वो भी तो किसी चीज से मिलके बना है। तो वो कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर मतलब ये बहुत पहले से ये आइडिया आ गया था। अराउंड 500 बीसी, 500 बीसी के आसपास ही मतलब इंडिया ने कंसीडर कर लिया था कि मैटर को भी डिवाइड करना चाहिए, इस आइडिया को। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानंद postulated that if we go on dividing matter, पदार्थ, हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, कि अगर हम मैटर को postulate का भी लिखना चाहिए, postulated that if we go on dividing matter। postulate का to suggest or accept that something is true so that it can be used as the basis for a theory। किसी चीज के सही होने का प्रस्ताव करना या स्वीकार कर लेना ताकि किसी सिद्धांत के आधार पर के आधार के रूप में इसका प्रयोग किया जा सके, मान लेना। पोस्टुलेट एक तरह से मान लेना। और a statement that is believed or accepted to be true that forms the basis of a theory etc। कोई भी स्टेटमेंट, ये सेकंड वाला लिख लो अगर तुम्हें लिखना है तो, ये ज्यादा थोड़ा इजी है। मतलब a statement किसी सिद्धांत का वह आधार जिससे सही होने के कारण विश्वास या स्वीकार किया जाता है। आधार तत्व अभिधान। देखो, अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव्ड और एक्सेप्टेड टू बी ट्रू, कोई स्टेटमेंट जिसको बिलीव कर लिया जाए, जैसे कि जो मैटर है वो डिविजिबल है, ठीक है, इसको बिलीव कर लिया, मैटर जो है डिविजिबल है, ये एक स्टेटमेंट है हमारा, इसको बिलीव कर लिया जाए कि हाँ मैटर को भी डिवाइड किया जा सकता है, एक्सेप्ट कर लिया जाए टू बी ट्रू, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ थ्योरी। तो एक थ्योरी, जो भी हमारी थ्योरी है, जैसे सपोज ये जो एटम्स की जो थ्योरी आएगी, तो इसको बताने के लिए हमें पहले ये बताना पड़ेगा ना कि हाँ मैटर भी डिविजिबल है। और समझा देती हूँ अच्छे से। पोस्टुलेट का मतलब होता है मान लेना, अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव्ड। पोस्टुलेट का मतलब लिख लो यहाँ से सिर्फ एक बार। मैटर भी डिविजिबल है, मींस मैटर को, हाँ, मैटर को भी मैटर डिवाइड, को जो मैटर होता है वो डिवाइड हो सकता है, एटम से मिलके बनता है मैटर। जो मैटर होता है वही तो एटम से मिलके बना है, तभी तो अपन एटम पढ़ेंगे आगे। अभी आगे बताएंगे कि मैटर को कैसे डिवाइड किया, कैसे देखा गया, फिर एटम पता चला, फिर एटम को भी डिवाइड किया गया, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पता चले, फिर एटम की स्ट्रक्चर पता चली। ऐसे पहले मैटर लोग सोचते थे कि मैटर ही है, मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको डिवाइड कर सकते थे। तो पोस्टुलेट का मतलब लिख लो मान लेना, टू सजेस्ट और एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज द बेसिस ऑफ अ थ्योरी एटसेट्रा। मतलब किसी चीज को मान लेना। तो ये देखो कहाँ थे, द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसीडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। इंडिया के अंदर तो कंसीडर कर लिया गया था इस आइडिया को कि हाँ भाई मैटर डिविजिबल है, इस आइडिया को मतलब मान लिया गया था। कंसीडर कर लेना एक तरह से मान लेना, मान लिया गया था 500 बीसी में ही मान लिया गया था। एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानंद, ये जो इंडियन फिलोसोफर postulated that if we go on dividing matter, मतलब इन्होंने एक तरह से मान लिया था या एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं, मैटर मतलब पदार्थ, हिंदी में हम इसको बोलते हैं पदार्थ, अगर हम किसी पदार्थ को, किसी मैटर को डिवाइड करते हैं, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, तो हमें और भी स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल मिलेंगे। उन स्मॉलर पार्टिकल को क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। एक मिनट अभी मनी, मैं एक मिनट में आ रही हूँ, है ना। यहाँ से ये भी लिखो, कभी लिख लो मीनिंग। फिलोसोफर कौन होता है? अ पर्सन हु हैज डेवलप्ड अ सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन के अर्थ के संबंध में मतों एवं विचारों की विचारों को विकसित करने वाला व्यक्ति, दार्शनिक व्यक्ति, दर्शन शास्त्र में रुचि लेने वाला व्यक्ति। ये लिख लो तुम तो इंग्लिश वाला ऊपर वाला। अ पर्सन हु हैज डेवलप्ड अ सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव, एक पर्सन जिसने कुछ कुछ आइडियाज, सेट ऑफ आइडियाज मतलब कुछ आइडियाज, और बिलीव्स मतलब कोई विश्वास, आइडिया मतलब जो अपने थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं,
वो डेवलप कर रखे हो अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, की लाइफ की मीनिंग के बारे में। यहाँ पे अपने फिलोसोफर क्या है, साइंस के फिलोसोफर्स हैं, तो साइंस के बारे में, जैसे मैटर के बारे में उन्होंने जो भी आइडियाज अपने मन में या बिलीफ, जो भी धारणाएं, ठीक है, आइडियाज बिलीफ मतलब जो भी धारणाएं, जो भी विचार, ये सब हो जाता है, ठीक है, विश्वास, इन सब का है। तो अ पर्सन हु हैज डेवलप्ड अ सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो लाइफ के बारे में उसने जो भी आइडियाज और बिलीफ सेटअप कर रखे हैं, डेवलप कर रखे हैं, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं फिलोसफर। इसका इंग्लिश मीनिंग भी देख लेते हैं। A person engaged or learned in philosophy, especially as an academic discipline। तो ये अपने साइंस वाले फिलोसोफर है। फिलोसफी का लिख रहे हैं आपसे। ये देखो इसके अंदर आ जाएगा सारा। फिलोसफी मतलब द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। एक तो ये हो गया हमारा जीवन के अर्थ एवं मतों से साइंटिस्ट हाँ, साइंटिस्ट होता है मतलब फिलोसफर जैसे क्या साइंस का फिलोसफर। मैं बता रही हूँ, रुको पहले देखो समझो। मैं समझा रही हूँ देखो। द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, एक तो मतलब ये होता है, कई सारे मीनिंग होते हैं। एक तो मतलब ये हो गया कि जीवन के अर्थ एवं मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन, मतलब द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ की मतलब लाइफ का क्या मीनिंग है, क्यों जीना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो फिलोसफर होता है, अपन अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हैं ना, ज्यादा फिलोसफी मत झाड़, जब वो मतलब इस तरह की कुछ बातें करने लग जाते हैं ना, तो अपन ऐसे बोल देते हैं उनको, जीवन की, अरे जिंदगी 2 दिन की है, इस तरह की कुछ बातें करते हैं ना, तो अपन बोलते हैं फिलोसफर मत बन। अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड गिव रूल्स अबाउट हाउ टू बिहेव। जीवन दर्शन एक तरह से, एक तो ये हो गया अपना, ठीक है, मतलब लाइफ को पंडित कैसे, होते हैं। हाँ, पंडित कह लो, जैसे लाइफ को कैसे जीना जीना चाहिए, ठीक है। एक तो वो, अब देखो द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी, ना रियलिटी वाला फिलोसफर है, क्योंकि अपने साइंस वाले फिलोसफर है ना। तो द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, especially when considered as an academic discipline, a particular system of philosophic thought, the study of the theoretical basis of a particular branch of knowledge or experience, a theory attitude that acts as a guiding principle for behavior। तो फिलोसफर वही जो मतलब उस चीज के बारे में गहन अध्ययन करे, ये समझ लो। जैसे साइंस का फिलोसफर तो साइंस के बारे में कि ये कैसे होता है, मैटर क्या होता है, मैटर के अंदर भी कुछ होता है क्या, ठीक है। फिलोसफर क्या हो जाएंगे, जो स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज या रियलिटी की। टीचर साइंस टीचर टीचर तो नहीं कह सकते अभिमन्यु, फिलोसफर मतलब जो साइंस के बारे में। हाँ, वैसे जो टीचर्स होते हैं वो भी फिलोसफर बनते हैं, कुछ काफी टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो, ज्यादा नॉलेज लेना टीचर से हाँ, साइंस में। राइट, जिसके पास में ज्यादा नॉलेज हो, ये समझो, जिसके पास में ज्यादा नॉलेज हो। द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी का जो, रियलिटी का क्या है उसके बारे में स्टडी करना, जो एग्जिस्टेंस, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है उसके बारे में स्टडी करना, मतलब साइंस के बारे में चिंतन करना, ठीक है। तो वो फिलोसफी। तो एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कानंद, एक तो फिलोसफर लाइफ का जैसे फिलोसफर हो गया, एक साइंस का फिलोसफर, तो ये साइंस वाले फिलोसफर है अपने। एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कानंद पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, तो महर्षि कानंद ने ये माना कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे, if we go on dividing matter we shall get smaller and smaller particle। तो इन्होंने ये स्वीकार किया, ये एक्सेप्ट किया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो हमें स्मॉलर पार्टिकल मिलेंगे। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। तो इसने क्या बोला है कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो हमें स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल मिलते रहेंगे। अल्टीमेटली लास्ट में, अल्टीमेटली मतलब अंत में, अल्टीमेटली के भी 2-3 मीनिंग होते हैं, एक तो मतलब बेस्ट, और अल्टीमेटली का मतलब अंत में भी होता है। तो लास्ट में, यहाँ पे अपना है लास्ट, एंड मतलब फाइनली, फाइनली क्या हुआ, अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम, एक ऐसी स्टेज आएगी जब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। मतलब जो एटम है, पहले कहते थे कि एटम भी डिविजिबल नहीं है, मैटर को हम डिवाइड करते हैं तो एटम मिलता है अपन को। अब
अब ऐसी यूनिट आएगी जो फर्दर डिविजिबल नहीं है, जो उसका क्या नाम है, परमाणु हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एटम। तो एटम है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में फिर और डिस्कवरीज हुई, और तो बाद में पता चला कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। पहले तो ये लोग ऐसे मानते थे। ठीक है, तो मैं पूरा मीनिंग वापस से समझा देती हूँ फटाफट। एन इंडियन फिलोसोफर जो महर्षि आनंद थे, उन्होंने ये माना कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो हम स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल हमें मिलते जाएंगे। अल्टीमेटली अंत में क्या होगा, फाइनली अ स्टेज विल कम, एक ऐसी स्टेज आएगी व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं एटम। एटम मिल जाएगा, उसके बाद में फर्दर डिवीजन मतलब आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, विल नॉट बी पॉसिबल, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते फिर। इस तरह से ये बोला, इसने स्वीकार किया, माना। ही नेम दीज पार्टिकल्स परमाणु, इन पार्टिकल्स का क्या नाम दिया गया, परमाणु। हिंदी में कहा गया परमाणु, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है एटम। ठीक है। अनदर इंडियन फिलोसोफर, अब दूसरा इंडियन फिलोसोफर आया, उसका क्या नाम था, काकुधा कच्चियामा। इनके नाम नहीं पूछे जाते वैसे बिल्कुल भी, बस ये ध्यान रखो कैसे कैसे कि पहले मैटर था, फिर मैटर को डिवाइड करके एटम बना, फिर एटम को कहा जाता था कि इम्पॉसिबल टू डिवाइड फर्दर, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर इस पता चला कि एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अनदर इंडियन फिलोसोफर, दूसरे इंडियन फिलोसोफर जिनका नाम था काकुधा काट्यायन, इलॉबरेटेड दिस डॉक्ट्राइन। इलॉबरेट करना मतलब किसी भी चीज को और भी उसको विस्तार में बताना, और डिटेल में बताना किसी चीज को। यहाँ से भी लिख लो एक मिनट, किसी चीज को और मोर डिटेल्स देना उसके बारे में। दोनों मीनिंग मैं समझा देती हूँ, एक मिनट। ये देखो, टू गिव मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग, एक तो ये होता है विस्तार से वर्णन करना, अपने वाला तो यही है। ठीक है, टू गिव मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग, तो ये लिख लो अपना, तो विस्तार से वर्णन करना। कुड यू इलोबोरेट ऑन दैट आइडिया, क्या उस आइडिया को तुम विस्तार से मतलब वर्णन करोगे। तो अपने वाला तो ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये दो तीन मीनिंग्स होते हैं, तो इसका एक ये मतलब भी होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डन और मेड वेरी केयरफुली, विस्तार पूर्वक प्रस्तुत, बहुत सावधानी से निर्मित। इलॉबरेटेड पैटर्न, इलॉबरेटेड प्लांट्स, मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड जो होता है बहुत ही कठिन। डन और कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल होता है, जटिल। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डन और मेड वेरी केयरफुली, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज हो उसको बहुत ही केयरफुली बना। अपना तो ये वाला है, अपना ये लिखो नीचे वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, तो इन्होंने क्या बोला, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter। तो इसने क्या बोला है, इसने और elaborate किया इसको, डॉक्ट्राइन का भी लिख लो चलो। डॉक्ट्राइन वही होगी, इसके किसी भी चीज के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं, उस पे डॉक्टरी कर लिया, अपन बोलते हैं ना तूने डॉक्टरी कर रखी है क्या सब्जेक्ट को, ऐसे। अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट इज टॉट बाय अ चर्च, पॉलिटिकल पार्टी, ये नहीं है अपना, रुको। चर्च राजनीतिक दल आदि द्वारा, ना ये नहीं है अपना, है a belief or set of beliefs held and taught by a church, अदर ग्रुप में आ जाएगा। अपना है इसके अंदर कोई भी बिलीफ, कोई विश्वास, सेट ऑफ बिलीव हेल्ड और टॉट बाय अ अदर ग्रुप। डॉक्ट्राइन मतलब वही उस चीज पे पूरी स्टडी कर लेना, डॉक्टरी कर लेना एक तरह से समझ में। तो एक मिनट पानी की, तो इन्होंने इलॉबरेट किया और इसको डिस्क्राइब किया, और उन्होंने कहा that these particles normally exist in a combined form। जो ये पार्टिकल है, जो एटम है, परमाणु के बारे में बताया इन्होंने कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, he named these particle, इन पार्टिकल को इसने तो नाम दे दिया था परमाणु, फिर इसने और डिस्क्राइब किया कि जो पार्टिकल्स हैं, जो परमाणु हैं, नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक एटम अकेला नहीं रहता है, वो अपने दो चार भाइयों के साथ में, दो चार तो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। एक पेज जो होगा ना अपना, नोटबुक का एक पेज होता है, उसके अंदर सिंगल बहुत सारे एटम्स। हाँ, सिंगल होता है और डबल, डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत सारे होते हैं, एक दो चार एटम नहीं होते,
जैसे अपना एक पेज होगा, उसके अंदर ही कई सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं उसके अंदर। कंबाइन। हाँ, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, मतलब अकेला नहीं मिलेगा। इसने क्या बोला, इसने और इलाबोरेट किया और इसने कहा, अपन अभी इनकी वर्ब थ्योरीज पढ़ रहे हैं कि इन्होंने, अभी इन्होंने ये कहा ना कि इसको इम्पॉसिबल है डिवाइड करना। अब आगे आगे पढ़ते जाएंगे अपन, फिर कुछ आएंगे वो कहेंगे कि नहीं पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, सारी चीजें बताएंगे बुक के अंदर, इसमें सारा बताएंगे। ठीक है, तो हाँ थे elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form। ये जो पार्टिकल है, मतलब ये जो एटम्स हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करना मतलब होना, एग्जिस्ट करना मतलब कंबाइंड फॉर्म में ये रहते हैं, which gives us various forms of matter। और इस वजह से हमें अलग अलग प्रकार के मैटर्स मिलते हैं। जैसे अलग अलग मैटर्स है ना, लकड़ी है, लोहा है, प्लास्टिक है, ठीक है, तो कई तरह के अलग अलग मैटर्स, मैटर के अलग अलग फॉर्म। तो इसने ये बोला, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ फिर। अराउंड द सेम एरा, किसी साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखना, नाम नहीं आएगा, जिसका आएगा वो मैं बता दूंगी। अभी तक तो कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछेंगे, बस ये ध्यान रखना है कि क्या चल रहा है, मैटर के बारे में इन्होंने क्या क्या बातें बोली है। अराउंड द सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसफर Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing ये मेरा का मीनिंग क्या होगा? सेम एरा, एरा का लिखो यहाँ से। एरा मतलब वही, उसी ईयर के लिए बोल देते हैं अपन, यहाँ से लिख लो इसको। A period of time in history that is special for some reason। इतिहास का एक काल खंड, मतलब वही टाइम ऑफ, पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री या युग कुछ के कारण से विशिष्ट। दे आर लिविंग इन द एरा ऑफ कंप्यूटर। एरा मतलब वही युग कि जैसे कंप्यूटर, हम टेक्नोलॉजी के एरा में रह रहे हैं। ठीक है, कोई भी टाइम, पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। और अ लॉन्ग एंड डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। एरा मतलब वही, उसी को कहा जाएगा, वो जो पीरियड चल रहा था, वो जो टाइम पीरियड चल रहा था, उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, major division of time that is subdivision of an aeon and its एरा को हम युग भी कह देते हैं, हिंदी में युग कहते हैं। इतिहास का एक कालखंड, अ पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, मतलब एक तरह से वही है, वो पीरियड, वो जो एरा चल रहा था। बाय द, कहाँ थे एक, हाँ, अराउंड द सेम एरा, ये कंप्लीट कर लेते हैं ना अभी बनी बस। अराउंड द सेम एरा मतलब उसी टाइम में एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, एंशियंट मतलब प्राचीन, प्राचीन जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, इन दो जने, इन दोनों का नाम लिखा है यहाँ पे, डीमोक्रिटस और ये लूसिपस, ये जो दो ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने सजेस्ट किया, सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, इन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाएंगे, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि हमें ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम एटम कहेंगे, ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे, वो नीचे सब बताते जाएंगे। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इनडिविजिबल पार्टिकल एटम्स। तो डेमोक्रिटस ने इन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम कहा। इनडिविजिबल लिखा है ना यहाँ पे कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। मीनिंग इनडिविजिबल, एटम का मीनिंग ही है इनडिविजिबल, तो इसने इस पार्टिकल का नाम दे दिया एटम। इसने भी यही चीज बोली जो अपने इंडियन फिलोसफर्स ने बोली थी कि हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, एक ऐसी स्टेज आएगी कि जो पार्टिकल होगा वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम बोलेंगे एटम। इसका मतलब हर जो मैटर है वो एटम से मिलके बना है। जितना भी जो भी मैटर है यहाँ पे, जो भी अपन को दिख रही है चीजें, सब लोग एटम से मिलके बने हुए हैं। और एक एटम से नहीं, कई ग्रुप ऑफ एटम, एटम क्या है, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। तो इन्होंने भी सेम बात बोली। All this was based on philosophical considerations and not much experimental work। ये तो फिलोसफी थी इनकी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कुछ भी, इन्होंने बस फिलोसफी की, हाँ ऐसा होगा कि मैटर को भी डिवाइड, मैटर भी तो किसी चीज से मिलके बनता होगा ना, ये इन्होंने सोचा ऐसा।
all this was based on philosophical consideration, philosophical considerations पे ही based था, not much experimental work to validate these ideas. Validate करना मतलब proof करना, इन ideas का मतलब experimental work नहीं था, ये सिर्फ इन्होंने मतलब एक तरह से philosophy सोचा कि हाँ ऐसा होता होगा. Validate का यहाँ से भी लिख लो, to show that something is true. किसी बात को सत्य सिद्ध करना, अपना यही है फर्स्ट वाला, यही लिख लो. उसका प्रूफ बिना प्रूफ के, हाँ बिना प्रूफ, बस उन्होंने बोला ना, तो एक्सपेरिमेंट किया. ये देखो, ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन philosophical considerations and not much experimental work. एक्सपेरिमेंटल, इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखा कि सच्ची में ही मैटर को अगर हम तोड़ते हैं तो एटम मिलेगा क्या अपन को. एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज, तो इन आइडियाज को मतलब ट्रू बताने के लिए, ट्रूथ सत्य बताने के लिए इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जस्ट फिलोसफी इन्होंने मतलब अपने बताया कि ऐसा हो सकता है. कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी तक तो नहीं किया, उसके बाद किया इन्होंने फिर सब कुछ. ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज, कुड बी डन टिल 18th century. 18th century तक तो इन्होंने नहीं किया. उसके बाद by the end of 18th century के अंत में scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. Element क्या होता है, compound क्या होता है, ये भी बताया जाएगा. Elements तो same atom से मिलके बनेंगे elements, और compound अलग अलग atom से मिलके बनता है compound. ठीक है, सॉल्ट कंपाउंड. जैसे एलिमेंट में बताती हूँ, जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, तो O2 हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है, क्योंकि वो 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर CO2 ऑक्सीजन और कार्बन से बना होता है. CO2 हो गया तो हमारा, बहुत अच्छे, CO2 हमारा हो गया कंपाउंड. ठीक है, और ये हमारा हो गया एलिमेंट. O2 तो हमारा एलिमेंट होता है, जो भी सेम एटम से मिलके बनते हैं ना उनको बोला जाता है एलिमेंट. एक मिनट को मैं यहाँ से भी, सॉल्ट कौन से 2 एलिमेंट से बना होता है? कौन, एक सोडियम, NaOH, उसके अंदर तो एक तो सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, 3 हो गए उसके अंदर, तो वो भी कंपाउंड ही कहलाएगा. एक मिनट उसको मैं रख कर दूं, रेज कर देते हैं. तो एलिमेंट हमारा होता है जो सेम मिलके बनता है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट. एलिमेंट ये देखो यहाँ से देखो, an essential character is one of sentence each of more than एग्जाम्पल्स देंगे लोग, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन आर एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स होते हैं जो सेम एटम से मिलके बनते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स. जैसे O2 हो गया हमारा, O2 एलिमेंट है, ये हमारा कंपाउंड है. ये देखो पिक्चर में डेफिनेशन इसने लिख नहीं रखी, देखो एलिमेंट, ये हमारा जैसे ऑक्सीजन है, 2 से मिलके बना है. हीलियम है, इसको भी हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, एटम भी है, हम इसको एलिमेंट भी कह देते हैं. 1 या 2 या 3 या 4 सबको एलिमेंट बोला जाता है. कंपाउंड ये हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, ये सारे हमारे, ये रहा, ये देखो लिखा पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स होते हैं. हाँ उसके अंदर सारे एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल. एटम कह लो, या तो सारे एटम्स बोल दो, सारे एटम्स हैं, या फिर सारे एलिमेंट्स भी कह सकते हो. एलिमेंट भी सही है, अपन वैसे एलिमेंट्स बोलते हैं कि सारे एलिमेंट्स है. एटम भी बोलते हैं कि सारे एटम्स है, ऐसे भी बोला जाता है. एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक तरीके के एटम होते हैं. जैसे O2 एक एलिमेंट है, हीलियम में एक ही एटम है, ये भी एलिमेंट बोला जाएगा.
चाहे एक हो चाहे दो हो तो उसको एलिमेंट भी बोला जाता है। कंपाउंड के अंदर कंटेन्स 2 और मोर काइंड ऑफ एटम, इसमें अलग अलग तरीके के एटम, जैसे एक हाइड्रोजन का हो गया, दो ऑक्सीजन के H2O, तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड। CO2 भी हमारा कंपाउंड है, एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम है, तो वो भी हमारा कंपाउंड हो गया, ये रहा जैसे CO2। ठीक है, तो एलिमेंट और कंपाउंड में तो डिफरेंस आ गया ना समझ में। खत्म होने वाला है बस अपना। बाय द एंड ऑफ द 18th century scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine। कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन होते हैं, ये पूरा पढ़ेंगे। ऑक्सीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर दूसरे ऑक्सीजन एटम के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नीचे पूरा पढ़ेंगे वो ना डिटेल के अंदर। तो ये कंबाइन कैसे होते हैं, ये लोग मतलब इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन हो जाता है, कैसे होता है, अपन को भी बताएंगे नीचे। तो became interested in finding out how and why elements combine, जो elements है वो कैसे combine होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कैसे combine होते हैं, and what happens when they combine, और जब ये combine होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नीचे पढ़ लेंगे। Antony L. Lavoisier laid the foundation of chemical science by two important laws of chemical combination। तो इसने दो लॉज बनाए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये अपन कल पढ़ेंगे। जो साइंटिस्ट हैं एटॉनी एल लॉविजर, इन्होंने एक फाउंडेशन ले की ये फॉर्म है लेड। ठीक है, तो इन्होंने एक फाउंडेशन मतलब डाली जिसके अंदर इन्होंने केमिकल साइंस में दो लॉज बताए केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो ये इन दो लॉज के बारे में हम कल पढ़ाई करेंगे, इसके आगे का हम कल रीड करेंगे।